स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BH स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मैं आप सभी को बता दूं, ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये आपके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक से है, जिसे हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे और एग्जाम में आपके इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक ही वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलते रहे। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो आपका ये सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए कि आप इस ज्योग्राफी को क्यों पढ़ रहे हो। आपका ये वाई क्लियर होना चाहिए और इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में आपको जानना चाहिए, तभी आप किसी भी चैप्टर को आराम से कवर कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपने 11th क्लास की ज्योग्राफी में चैप्टर 1, जिसका नाम था भूगोल एक विषय के रूप में, उसमें आपने पढ़ा था कि जो ज्योग्राफी है उसका अर्थ क्या आएगा। तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो ज्योग्राफी है इसका ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ग्रीक भाषा के, जिसका जियो प्लस में ग्राफोस। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। तो भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के वर्णन के बारे में जानते हैं। और तो और आपने 11th क्लास में ये भी पढ़ा था कि भूगोल शब्द का जो जनक है वो एरिस्टोथनीज को माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिए भूगोल शब्द का जनक माना जाता है इन्हें, ना कि भूगोल का जनक। भूगोल का जनक अगर आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो हेकेटियस को माना जाता है भूगोल का जनक। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब ये जो पृथ्वी है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। आप जानते हैं पृथ्वी जिस पे हम मानव रहते हैं, तो इसीलिए पृथ्वी के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस पृथ्वी पर मानव रहता है और जिन संसाधनों का मानव उपयोग करता है वो पृथ्वी से ही जुड़ी हुई है, वो प्राकृतिक संसाधन की ही संपत्ति है। तो इस प्रकार मानव को उसके बारे में जानना, उसका अध्ययन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए इस पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भूगोल बनाया गया है। तो भूगोल में जब हम पृथ्वी का वर्णन पढ़ते हैं तो अब पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, तो इसका अध्ययन करने के लिए हमने इस पृथ्वी के वर्णन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला आएगा हमारा, जिसे हम भूगोल की शाखाएं कहते हैं भूगोल के अंतर्गत। तो ये जो भूगोल की शाखाएं हैं ये दो प्रकार की है। पहली है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को आपने 11th क्लास की बुक में पढ़ा था, जो आपकी 11th क्लास है उसमें आपने भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन पर ध्यान दिया था, जिसमें से आपने पढ़ा था मृदा जलवायु, ठीक है, वन्य जीव वन्य जंतु, ठीक है, नदी नाले झील पहाड़ पठार, इन सब के बारे में आपने डिस्कस किया था। जो 12th क्लास की ज्योग्राफी है उसमें हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि मानव और प्रकृति के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या भूगोल को पढ़ेंगे, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवासीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, व्यापार भूगोल, उद्योग भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो भूगोल है आप जानते हैं, ये जो भूगोल है ये समकलनात्मक, अनुभाविक और व्यवहारिक है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर इसका क्या मतलब हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो पृथ्वी है ये मानव का घर है, और इसीलिए मानव अपनी जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों के उपयोग के द्वारा करता है। तो इसीलिए मानव के लिए काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि मानव अपनी आवश्यकता की जो चीज़ें ले रहा है तो उसके बारे में भी अध्ययन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि पृथ्वी के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको अनुभव करना, उसके बारे में जानना। अब आपके मन में आएगा कि ये व्यवहारिक का क्या मतलब है। तो व्यवहारिक का मतलब ये है कि हमारे बिल्कुल व्यवहार में है, हमारे आसपास की जो भी घटनाएं घटित होती है कि वो सभी भूगोल से संबंधित होती है। कैसे, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं पर ज़्यादा जनसंख्या तो कहीं पर कम जनसंख्या है, कहीं पर पानी की समस्या है तो कहीं पर पानी भरपूर मात्रा में उपस्थित है। तो ये सब होता है भौगोलिक स्थिति के कारण। तो उन सभी चीज़ों को हम पढ़ते हैं भूगोल के अंतर्गत। तो इसलिए भूगोल को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और तो ये जो भौतिक भूगोल है, मैंने आपको बताया था, ये जो भौतिक भूगोल और जो मानव भूगोल है इसको अलग नहीं किया जा सकता है। कैसे, क्योंकि जो मनुष्य होता है वो खेती करता है किस पे, भूमि पर खेती करता है, और भूमि क्या है, एक भौतिक वस्तु है। तो ऐसे में ये दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल समीप हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। तो अब आपको ये जान लेना चाहिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ना क्या क्या है हमें, क्योंकि जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है तो आपको ईजिली ये चैप्टर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मानव और प्रकृति के बीच में किस प्रकार का संबंध है।
मानव ने किस प्रकार अपनी टेक्नोलॉजी का विकास किया। इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे भौगोलिक विचारधाराओं के बारे में कि ये नियतिवादी, संभववादी और नवनिश्चयवादी विचारधाराएं क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मानव भूगोल के क्षेत्रों के बारे में कि इसके कौन कौन से विस्तृत क्षेत्र, कौन कौन से उपक्षेत्र हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है पृथ्वी के 2 रूप होंगे। अध्ययन करने के लिए हमने भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को अलग अलग बांट दिया है। तो अब हम जानते हैं कि मानव भूगोल को लेकर बहुत सारे ऐसे भूगोलवेता हुए हैं जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषाएं दी है कि एक्चुअल में मानव भूगोल है क्या। ठीक है, तो जर्मनी के एक भूगोलवेता जिनका नाम था फ्रेडरिक रेडजेल, तो इनके अनुसार इन्होंने भूगोल की बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। इन्होंने अपने भूगोल की परिभाषा में कहा है कि मानव भूगोल और कुछ नहीं है बल्कि ये मानव समाज, यानी मानव समाज की बात कर रहा है, यानी कि मानव की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये मानव समाज और धरातल, धरातल मतलब पृथ्वी। ठीक है, तो ये पृथ्वी और मानव के बीच में जो संबंधों का अध्ययन है उसी को कहा गया है मानव भूगोल, फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार। इन्होंने इसका वर्णन अपनी एक बुक जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफिया, इसमें अपने बुक का इसमें मानव भूगोल के अध्ययन का इन्होंने वर्णन किया है। फिर इनके ही एक शिष्य हुए, मैंने आपको बता रखा है ये जो फ्रेडरिक रेडजेल थे ये जर्मनी के थे। तो ऐसे इनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था एलन सैंपल। तो ये एलन सैंपल जो थे ये अमेरिका के थे। तो इन्होंने भी मानव भूगोल के बारे में काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया और उन्होंने भी अपनी एक परिभाषा रच डाली। इन्होंने मानव भूगोल के लेकर जो परिभाषा दी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो मानव भूगोल है, इन्होंने बोला कि जो मानव भूगोल है वो चंचल मानव, आप जानते हैं कि मानव कितना चंचल है, वो प्राकृतिक वस्तुओं के साथ कितना ज़्यादा उपभोग करता है। तो इसलिए मानव को यहाँ पर चंचल बताया गया है कि जो चंचल मानव और अस्थिर पृथ्वी, आप जानते हैं ये जो पृथ्वी है ये स्थिर नहीं है, ये अपने अक्ष पे भी घूमती है और तो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो इनके परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है मानव भूगोल। ठीक है, इसके अलावा फिर विडाल डी लाब्लास के ये भी अमेरिका के एक भूगोलवेता हुए हैं जिन्होंने मानव भूगोल को लेकर अपनी एक परिभाषा दी है। इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, यानी यहाँ पर प्रकृति की बात की जा रही है, और इस पर रहने वाले जीवों के बीच, यानी कि यहाँ पर मानव की बात की जाए जो यहाँ पर जीव रह रहे हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मानव है, तो उनके बीच में जो संबंधों का अधिक विश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना का अध्ययन है मानव भूगोल। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो है काफ़ी ज़्यादा इन दोनों से ही पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो आपसे यही 2 पूछा जाएगा, तीसरा वाला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रख लेना है कि विडाल डी लाब्लास ने भी मानव भूगोल को लेकर एक परिभाषा रची थी। तो अब हम जान लेते हैं कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब जब मानव का विकास नहीं हुआ था तो उस समय में चलते हैं। तो जब मानव का विकास नहीं हुआ था तो आप जानते हैं कि जब मानव का विकास नहीं होता तो उस समय उसके ज्ञान का, उसके तकनीक का विकास नहीं होता, जिसके कारण वो प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा डरता था। कभी तेज़ बारिश हो जाती थी या फिर कभी बिजली चमकती थी तो उसे वो ईश्वर का प्रकोप मानता था और ईश्वर से वो काफ़ी ज़्यादा डरता था। ईश्वर को उसने प्रकृति बताया, यानी कि प्रकृति को उसने बताया कि जो प्रकृति ये ईश्वर के समान है और जो भी भौगोलिक घटनाएं घटती है ये ईश्वर का ही एक प्रकोप है। तो इसलिए जो आदि मानव था वो प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा डरता था और तो एक तरह से वो प्रकृति का गुलाम बन के रह गया था। तो इस प्रकार की विचारधारा को कहा जाता है भूगोल के अंतर्गत पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी को कहा जाता है भूगोल के अंतर्गत मानव का प्रकटीकरण, यानी कि जब मानव ने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया तो इसी को कहा जाता है मानव का प्रकटीकरण। ठीक है, आपको रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है कि मानव का प्रकटीकरण क्या है कि जब मानव ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया, यानी कि अपने अनुकूलन हो गया, प्रकृति के अनुकूलन हो गया, तो उसी को कहा जाता है भूगोल के अंतर्गत मानव का प्रकटीकरण। और इस प्रकार की विचारधारा को कहा जाता है पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है, जिसमें क्या था, जिसमें मानव को प्रकृति का दास बना दिया गया था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर जब धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का विकास किया, तो ऐसे में क्या हुआ, प्रकृति का मानवीकरण हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मनुष्य ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है, जब मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है, यानी कि मनुष्य अब इतना डेवलप हो जाता है कि वो प्रकृति का स्वामी बन जाता है, यानी कि अब वो प्रकृति के नियमों को समझकर उसके जो भी संसाधन है उसका उपभोग करता है, उसका उपयोग करता है और वो प्रकृति का स्वामी बन जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब जो है अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है,
मानव अपना विकास तो कर रहा है, लेकिन उससे पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है, जैसे कि आपने अभी देखा महामारी, ठीक है, कोरोना महामारी। इसके अलावा जो ज्वालामुखी फटना, भूकंप आना, बाढ़ आना, ये सभी भौगोलिक घटनाएं होती है जो कि अधिक प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जब प्रकृति का मानवीकरण है, ये क्या आएगा कि जब मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है तो उसे कहा जाता है प्रकृति का मानवीकरण, जिसमें जो मानव है वो प्रकृति का स्वामी बन जाता है कि अब मनुष्य जो है वो प्रकृति से नहीं डरता है। मनुष्य को अब ये समझ में आ गया कि मैं ही सब कुछ हूँ, और तो ये प्राकृतिक संसाधन ऐसे पड़े के पड़े रह जाएंगे जब तक मैं इसका उपभोग नहीं करूँगा। तो इस प्रकार की विचारधारा को कहा जाता है संभववादी विचारधारा। ठीक है, अभी होप आपको इतना अंतर समझ में आ गया होगा। अभी हम इसको डिटेल में भी जानेंगे कि आपको लिखना कैसे है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्यावरणीय निश्चयवाद था, इसमें मनुष्य को प्रकृति का दास बना दिया गया था, और ये जो संभववादी विचारधारा थी इसके अंतर्गत मानव को प्रकृति का स्वामी बता दिया गया था। तो ऐसे में बहुत से ऐसे विचारक हुए, ये बहुत से ऐसे भूगोलवेत्ता हुए जिन्होंने कहा ना ही हम प्रकृति के दास हैं और ना ही हम प्रकृति के स्वामी हैं, मतलब कि ना ही हमें पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा को अपनाना है और ना ही हमें संभववाद विचारधारा को अपनाना है। तो ऐसी स्थिति में कुछ भूगोलवेत्ता ऐसे हुए जिन्होंने इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाया, जिसे कहा जाता है मध्य मार्गी विचारधारा। अब ये मध्य मार्गी विचारधारा क्या थी? तो इसी मध्य मार्गी विचारधारा को कहा गया नव निश्चयवाद विचारधारा। इसके अंतर्गत क्या था? इसको एक और नाम से जाना जाता है रुको और जाओ निश्चयवाद। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि आपने ट्रैफिक सिग्नल पर ये 3 लाइट्स को देखा होगा। ये जो 3 लाइट्स हैं ये दिखाती है कि, जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो 3 लाइट है, ठीक है, जिसमें पहला जो लाल होता है उसको कहते हैं स्टॉप, फिर जाके पीली बत्ती जो होती है ये वेट कि आप रुकिए अभी, और जो ग्रीन बत्ती होती है ये आपका गो यानी कि जाइए, यानी कि रुको, पहले रुको, प्रकृति के नियमों को समझो, रेड लाइट, ठीक है, और फिर जाके थोड़ा वेट करो और फिर उस पर विजयी प्राप्त करो यानी फिर जाओ। ठीक है, इस प्रकार की विचारधारा में ये कहा गया है। और इस प्रकार की विचारधारा जिसने दी है, यानी कि जिन्होंने नवनिश्चयवादी विचारधारा दी है, जिनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। अब बहुत ही आसानी से आप इसे याद कर पाओगे, क्यों? क्योंकि इसका नाम से ही पता चल रहा है टेलर। अब टेलर का काम क्या होता है कि 2 कपड़ों को एक साथ जोड़ना और एक सुंदर सी ड्रेस बनाना। तो इसी प्रकार ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया, इन दोनों विचारधारा वाले विचारकों के विचारों को जोड़ा और एक मध्य मार्गी विचारधारा को अपनाया, जिसमें कहा गया कि ना ही हमें प्रकृति का दास बनना है और ना ही हमें प्रकृति का स्वामी बनना है, ना ही हमें प्रकृति का ज़्यादा दोहन करना है। ठीक है, तो हमें बिल्कुल मध्यम मार्ग अपनाना है, जिससे पर्यावरण को भी ज़्यादा हानि ना हो और मानव का भी विकास हो। तो इस प्रकार की विचारधारा को कहा जाता है नवनिश्चयवाद विचारधारा। इसके तहत क्या था कि इसके तहत ये कहा गया था कि जैसे मैंने आपको बताया था स्टॉप, यानी कि प्रकृति के नियमों का पालन कीजिए, रुकिए, पहले प्रकृति के नियमों का पालन कीजिए, फिर उस पर विजयी प्राप्त कीजिए, यानी फिर जाइए, रुको फिर जाओ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या था? इसमें कहा गया था कि पर्यावरण को हानि होने से बचाना है हमें, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके हमें विकास भी करना है, मानव प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करें, यही इस विचारधारा का मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको डिटेल में जान लेते हैं कि आपको आपके एग्जाम में कैसे लिखना है। अगर आपके एग्जाम में 3 नंबर का या 5 नंबर का आता है, ठीक है, तो आपको लिखना है, सबसे पहले आपको लिखनी है परिभाषा, जिसमें आप लिखोगे कि मानव जब प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है तो इसे कहा जाता है मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है। और इस प्रकार की जो विचारधारा है उनके उस प्रकार की विचारधारा को कहा जाता है पर्यावरणीय निश्चयवाद। और मानव प्रकृति के वातावरण की शुरुआती अवस्था में, यानी जब मानव का विकास नहीं हुआ था, जब आदि मानव था, तो उस समय वो प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, वो प्रकृति की पूजा किया करता था। क्यों? क्योंकि उसका जो है ज्ञान का विकास नहीं हुआ था, उसकी टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था। तो ऐसे में अधिक वर्षा होना तो इसे ईश्वर का प्रकोप मानता था, और अधिक बिजली का चमकना ईश्वर का नाराज होना मानता था। इसीलिए वो ईश्वर की यानी कि प्रकृति की पूजा किया करता था और उससे डरा करता था। तो ये था मानव का प्रकृतिकरण। इसके अलावा अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको ये भी लिखना है और साथ ही साथ आपको ये पॉइंट्स भी लिख देने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स? तो आपको लिखना है कि वह प्रकृति की शक्तियों को एक शक्तिशाली बन मानता था और उसकी पूजा किया करता था। इसका प्रमुख कारण ये था कि जब मानव आदि अवस्था में था तो उस समय जो उसका प्रौद्योगिकी का जो यानी टेक्नोलॉजी का जो विकास का जो स्तर था वो काफ़ी ज़्यादा निम्न था। तो ऐसे में मानव के सामाजिक विकास की अवस्था काफ़ी ज़्यादा आदिम थी, यानी कि काफ़ी निम्न थी।
मानव अपने सतत पोषण के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आश्रित था। आज आप देखोगे तो मनुष्य प्रकृति पर निर्भर नहीं है। आज जो है मनुष्य को अगर गर्मी लगती है तो वो एसी फैन को ऑन कर लेता है, यानी कि वह प्रकृति पर निर्भर नहीं है। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों के लिए निर्भर नहीं है। तो इस प्रकार की विचारधारा को कहा जाता है मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लिखना भी कैसे है, मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया। अब जो दूसरा था वो था हमारा प्रकृति का मानवीकरण। इसमें क्या था, इसमें आप परिभाषा में लिखोगे कि जब मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है, यानी कि अपने रूपांतरित कर लेता है, तो उसे कहा जाता है प्रकृति का मानवीकरण। और इस प्रकार की विचारधारा को कहा जाता है संभववादी विचारधारा, जिसमें बताया गया था कि जब मनुष्य का विकास हुआ तो उसने प्रकृति के नियमों को समझा, लेकिन जब जितनी तेजी से विकास हुआ तो उसने प्रकृति के नियमों को समझना छोड़ दिया, उसको इग्नोर करते हुए अपने विकास की ओर बढ़ता चला गया, जिसके कारण उसने काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया और परिणाम हमारे सामने है, भौगोलिक घटनाएं घटित होती है। ठीक है, तो समय के साथ साथ मानव पर्यावरण और प्रकृति को समझने लगा और प्राकृतिक बलों को समझने लगा। और ऐसे में क्या हुआ, मनुष्य ने अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना शुरू कर दिया। फिर मानव ने प्राकृतिक नियमों को समझा और टेक्नोलॉजी का विकास किया। और आज मनुष्य इतना विकसित हो चुका है कि वो गर्मी और सर्दी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बचने के लिए भी विभिन्न प्रकार के यंत्रों को अब बना दिया है। और मनुष्य ने कठिन कार्यों को सरल बनाने के लिए भी मशीनों का प्रयोग करने लगा है। ठीक है, आप और क्या लिखना है आपको, अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाता तो इतना सारा आपको लिख के आना है कि जब मनुष्य का प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तो उसके बाद मनुष्य ने हॉस्पिटल, ठीक है, नगर, खेत, मैदान, चारागाह और अंतरिक्ष में उपकरण आदि का भी विकास कर लिया। पर्यावरण के विभिन्न संसाधनों को प्राप्त करके मनुष्य ने अनेक संभावनाओं को जन्म दिया और इसी कारण से विभिन्न रूपों में मानव उपयोग मानव अपनी छाप पर्यावरण में छोड़ जाता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भौगोलिक विचारधाराएं। अब ये भौगोलिक विचारधारा क्या होती है, मैंने आपको बता रखा है। जैसे साइंस में साइंटिस्ट होते हैं, वैसे ही भूगोल के अंतर्गत भूगोलवेत्ता होते हैं जो कि भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे में बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं भूगोल के अंतर्गत जिन्होंने मानव और प्रकृति के संबंधों के बीच में अपने विचार प्रकट किए हैं और इन्हीं के विचारों को कहा जाता है भौगोलिक विचारधाराएं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये कितने प्रकार की होती है कि भौगोलिक विचारधाराएं। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये भौगोलिक विचारधाराएं 3 प्रकार की होती है। पहली हैगी हमारी नियतिवादी विचारधारा, दूसरी हैगी संभववादी विचारधारा और तीसरी हैगी नवनिश्चयवाद विचारधारा। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि नियतिवादी विचारधारा जिसे कहा जाता है पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मनुष्य का विकास नहीं होता तो उस समय प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा डरता था, मानव जो था वो प्रकृति का दास बन गया था। तो इस प्रकार की विचारधारा को कहा जाता है नियतिवादी विचारधारा या फिर इसे कहा जाता है पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा। ठीक है, ये इसके अन्य नाम होंगे, आपको तीनों नामों को याद रखने हैं। और इस प्रकार की जो विचारधारा दी थी उनका नाम था फ्रेडरिक रैटजेल और हम्बोल्ट। ठीक है, फिर जो दूसरी विचारधारा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब मनुष्य का विकास होता गया तो उसने प्रकृति के नियमों को समझा और अपने विकास पर ध्यान दिया, जिसमें जो मनुष्य था वो प्रकृति का स्वामी बन गया था, यानी प्रकृति का मालिक बन गया था। और इस प्रकार की विचारधारा को कहा जाता है संभववादी विचारधारा। इसका जो अन्य नाम है वो है स्वतंत्र विचारधारा भी इसको कहा जाता है। इसका जो समर्थन दिया था उनका नाम था विडाल डी लाब्लास। तो तीसरी विचारधारा जिसका नाम है नवनिश्चयवादी विचारधारा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब मनुष्य नियतिवादी विचारधारा में प्रकृति का दास बन गया था, संभववादी विचारधारा में प्रकृति का स्वामी बन गया था। तो ऐसे बहुत से भूगोलवेत्ता हुए जिन्होंने कहा कि ना ही हमें प्रकृति का दास बनना है और ना ही हमें प्रकृति का स्वामी बनना है, हमें एक मध्यम मार्ग अपनाना है, हमें बिल्कुल एक बीच का मार्ग अपनाना है। तो इसी प्रकार की विचारधारा को कहा जाता है नवनिश्चयवादी विचारधारा या फिर रुको और जाओ की विचारधारा। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है मनुष्य ने ये कहा कि ना ही हमें प्रकृति का गुलाम बनना है और ना ही प्रकृति का स्वामी बनना है। और ये जो बात कही थी, इसका जो समर्थक दिया था वो था ग्रिफिथ टेलर। मैंने आपको टेलर वाले एग्जाम्पल से इसको समझाया था कि ये बिल्कुल मध्य मार्गी विचारधारा थी। अब एक एक करके इनको अगर आपके एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं 2 या 3 नंबर में, तो आपको किस प्रकार लिखना है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिख दिए, 8 पॉइंट काफ़ी होंगे आपके 3 नंबर में। ठीक है, हालांकि ये 3 नंबर में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है कि इस प्रकार की विचारधारा के अनुसार कि सब कुछ मनुष्य सब कुछ है
मानव इसका गुलाम है, यानी कि यहाँ पर प्रकृति को ज़्यादा प्रभावशाली बताया गया है और मानव को कम प्रभावशाली बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब मानव आदिम अवस्था में था, यानी जब मानव का विकास नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, तो वो प्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से वो प्रकृति पर निर्भर था और उसके जो टेक्नोलॉजी का जो स्तर था वो काफ़ी ज़्यादा निम्न था और मानव विकास भी बहुत कम था। और इसलिए जो मानव था वो प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा किया करता था और उससे उसके प्रचंडों से डरा करता था। संसाधनों के लिए वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था और इस प्रकार की विचारधारा को कहा जाता है पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा या फिर नियतिवादी विचारधारा। तो जब जो दूसरी विचारधारा जिसमें मैंने आपको बताया संभववादी विचारधारा है, यानी कि जब मनुष्य का विकास होने लगा, जब मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझा और मनुष्य ने अपना टेक्नोलॉजी का विकास किया, तो ऐसे में मनुष्य का जब विकास हुआ तो इसमें देखते हैं आपको कैसे लिखना है। तो इस प्रकार की विचारधारा के अनुसार मनुष्य ही पृथ्वी को नियंत्रित करता है और मनुष्य का प्रभाव जो है यहाँ पर अधिक दिखता है और जो मनुष्य है वो प्रकृति का स्वामी बन जाता है इस विचारधारा के तहत। समय के साथ साथ जब मनुष्य ने अपना विकास किया तो वो प्रकृति से डरना छोड़ दिया उसने और वो प्रकृति का स्वामी बन गया। मनुष्य ने खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा और अब मनुष्य प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र हो चुका है, प्रकृति से पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है। अब वो प्रकृति में परिवर्तन भी कर सकता है और प्राकृतिक संसाधनों का भी इस्तेमाल करने लगा है। तो जैसे कि आप जानते हैं इतने सारे इसने यंत्र बना दिए हैं कि अब ये प्राकृतिक चीज़ों से भी आगे निकल चुका है, प्रकृति से भी आगे निकल चुका है और अब ये किसी पे भी निर्भर नहीं है। जो तीसरी विचारधारा थी जिसका नाम था नव निश्चयवादी विचारधारा, इसे कहा जाता है रुको और जाओ की विचारधारा। जैसे कि मैंने आपको 3 ट्रैफिक लाइट के सिग्नल से आपको समझाया था कि पहले रुकिए, हमें पहले प्रकृति के नियमों को पालन करना है, फिर उस पर विजयी प्राप्त करनी है। तो इस प्रकार की विचारधारा में कहा गया था कि जो ग्रिफिथ टेलर थे जिन्होंने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया, इस विचारधारा का समर्थन किया, इन्होंने कहा कि ना ही हमें संभववाद को अपनाना है और ना ही हमें निश्चयवाद को अपनाना है, हमें इन दोनों के बीच का जो मध्यम मार्ग है उसको अपनाना है, जिसे कहा जाता है मध्य मार्गी विचारधारा या फिर नव निश्चयवादी विचारधारा या फिर रुको और जाओ की विचारधारा। तो मैंने यहाँ पर तीनों लिख रखे हैं। अगर आपसे एग्जाम में किसी भी प्रकार का पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए तीनों का मतलब एक ही है। तो इस प्रकार की विचारधारा में कहा गया था कि ना ही हमें पूरी तरह से पर्यावरणीय निश्चयवाद होना है, यानी कि ना ही हमें पूरी तरह से प्रकृति का गुलाम होना है और ना ही हमें पूरी तरह से संभववाद होना है, ना ही हमें पूरी तरह से प्रकृति का स्वामी बनना है। तो हमें बिल्कुल मध्यम मार्ग अपनाना है और प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए उस पर विजयी प्राप्त करनी है। तो ये बिल्कुल मध्यम मार्ग था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 1970 के दशक की विचारधारा। तो ये बिल्कुल न्यू सिलेबस में आपके ऐड हुआ है, जिसमें 1970 की विचारधारा के भी बारे में बताया गया है। तो पहली विचारधारा है कि 1970 की विचारधारा, तो पहले की कल्याण परक या फिर मानवतावादी विचारधारा। अब इसका संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से आएगा कि सभी लोगों को जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास मिले, सभी का कल्याण हो। दूसरी विचारधारा जिसे कहा जाता है आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा या फिर जिसे कहा जाता है रेडिकल विचारधारा। इस प्रकार की विचारधारा के अंतर्गत कहा गया है कि निर्धनता ना हो, निर्धनता के कारण जो असमानता है उसको दूर किया जा सके और ये बिल्कुल मार्क्सवाद के सिद्धांत पर आधारित विचारधारा है। तो तीसरी विचारधारा जिसका नाम है व्यवहारिक विचारधारा, इसका जो संबंध है वो प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ धर्म और प्रजातियों पर आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर दिया गया है इस विचारधारा के अंतर्गत। अब आपके सवाल आएगा कि सर हमसे इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आएंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए, ये भी आपके न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है कि समय के विकास के साथ साथ मानव का विकास भी और मानव के भूगोल का विकास भी किस प्रकार हुआ है। तो जब समय था 1900, जब प्रारंभिक उपनिवेश युग था, यानी कि जब अंग्रेजों ने जो है अपने उपनिवेश बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अपने दूसरे देशों पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, तो उस प्रकार जो भूगोल था उस समय वो नई चीज़ों की खोज किया करता था और वितरण किया करता था। जब उत्तर उपनिवेशिक युग आया, उत्तर का मतलब होता है कि खत्म, जब ये उपनिवेशिक साम्राज्य का जब पतन हुआ, यानी कि जब ये उपनिवेशवाद का अंत हुआ, तो उसके बाद प्रादेशिक विश्लेषण किया गया, यानी कि सभी जो प्रदेश बने उनका विश्लेषण किया गया, उनके अंतर्गत जो भी भौगोलिक स्थिति थी उसका परीक्षण किया गया, उसके बारे में जाना गया। फिर जब 1930 का दशक आया तो क्षेत्रीय विभेदन का समय आया, जिसमें क्षेत्र की विभिन्नताओं का अध्ययन किया गया। फिर 1950 से 1960 के दशक का मतलब होता है 10 वर्ष,
जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1930 का दशक, यानी 1930 से लेकर 1940 तक के बीच का जो समय था उसमें क्षेत्रीय विभेदन का अध्ययन किया गया था। तो ऐसे ही तो जब 1950 से 1960 का दशक आया तो इसमें मात्रात्मक क्रांति आई, यानी कि इसमें भूगोल को मात्राओं के जरिए भी जाना गया, यानी कि कैलकुलेशन भी बैठाने लगे कि जनसंख्या किस प्रकार निकाली जाए, ठीक है, जनसंख्या किस प्रकार बढ़ेगी, इन सब का भी कैलकुलेशन किया जाने लगा, जिसे मात्रात्मक क्रांति दिया गया नाम, ठीक है। फिर 1970 का दशक आता है, इसमें क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया था 1970 के दशक में 3 विचारधाराएं आती है, पहले है मानवतावादी, दूसरी है आमूल परिवर्तनवादी और तीसरी है व्यवहारिक। तो ये 3 विचारधाराएं आती है। फिर 1990 का दशक आता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें उत्तर आधुनिकवाद का जन्म होता है, जिसमें वैश्विक सिद्धांतों को स्थानीय संदर्भ में समझाना जाने लगा, ठीक है। तो ये और दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखते हैं इस प्रकार क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो उसको अभी हम जान लेते हैं। तो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का उपागम नहीं है। आपको बताना है कि क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय संगठन, ठीक है, और अन्वेषण का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना, ठीक है, और उसका वर्णन। तो बताना है आपको आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, मात्रात्मक क्रांति, जो कि इसका एक उपागम नहीं है। फिर तीसरा आएगा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा, मानव भूगोल उत्तर आधुनिकीकरण का प्रारंभ किस वर्ष माना जाता है। तो मैंने आपको बताया था 1990 के दशक में उत्तर आधुनिकवाद का जन्म होता है, उसका आरंभ होता है। तीसरा क्वेश्चन है, मानव भूगोल के किन्हीं 2 विचार कौन सी विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। तो मैंने आपको बताया था ये जो आमूल, जिसे कहा जाता है आमूलवादी, या फिर जिसे कहा जाता है रेडिकल कहा जाता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल मार्क्सवाद के सिद्धांत का इसमें उपयोग किया गया है। तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके न्यू सिलेबस में ऐड है। फिर आपसे और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अब हम पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमने पढ़ा था कि मानव और प्रकृति के बीच में संबंध किस प्रकार का है। फिर हमने पढ़ा कि मानव ने किस प्रकार अपने टेक्नोलॉजी का विकास किया, फिर भौगोलिक विचारधारा क्या है, फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कि मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जब हम पढ़ते हैं मानव भूगोल को, तो ये जो आपको बता रखा है मैंने कि भूगोल 2 शाखाओं में विभाजित है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के अंतर्गत जो मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। पहला है मानव भूगोल के विस्तृत क्षेत्र और दूसरा है मानव भूगोल के उपक्षेत्र। उपक्षेत्र का अर्थ होता है छोटे प्रदेश। तो मानव भूगोल के विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं नगरीय जनसंख्या, ठीक है, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवासीय भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है। और उप क्षेत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं पर्यावरणीय भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उपागम, ये व्यापार भूगोल, उद्योग भूगोल। तो इन सबसे आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे उसको अब डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि आपसे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का विश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी, तो मैंने आपको बता रखा है, ये जो परिभाषा दी थी ये दी थी फ्रेडरिक रेडजेल ने। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भूगोल के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब जो पृथ्वी है ये मानव का घर है, तो इसके रूप में समझना और इसके सभी तत्वों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है, मानव भूगोल के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल के कौन कौन से उप क्षेत्र है। उप क्षेत्र का मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हम पढ़ते हैं। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल और पर्यटन भूगोल, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसके कौन कौन से उप क्षेत्र है। तो इसके 2 उप क्षेत्र हैं, पहला है निर्वाचित और दूसरा है सैन्य भूगोल। तो इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता भी रखा है कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक नंबर में पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलते रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।